हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ। लखनऊ जो है वो शहर जो है सुदूर पूर्व में स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी हरदोई। हरदोई जो है वो जो जिला है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। अब 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नोक्त भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ये दिए गए ऑप्शनों में से बताना है और ये बताना है कि भारतीय राज्यों में से वो कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। और 54 नंबर के यहाँ पर उत्तर बताना है रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि रायसीन पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है। दिए गए ऑप्शनों की सहायता से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया कि निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। तो कौन सा यहाँ पर दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिप की ला। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर दिया गया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का पार करना पड़ता है। आपको बताना है कि किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिपू लेक। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर डंकन पैसेज स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 58 नंबर। 58 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी अरावली। अरावली जो है वो पर्वत श्रेणी जो कि भारत में सबसे पुरानी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। अब 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बताना है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो दिए गए ऑप्शनों में से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब 60 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मानव व्यवहार में परिवर्तन किस पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयु पर निर्भर है। ये आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर दिया गया कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी इस लाइन को पूर्ति करेगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यह मानसिक विकास है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। अब 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक है। आपको बताना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण वातावरण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 63 नंबर। 63 नंबर दिया गया कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेल्डन ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है। ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। और 65 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मृत सागर। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। तो पश्चिमी बंगाल की सीमा जो होती है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो किसका अंग था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोंडवाना लैंड का अंग था। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। तो यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर दिया गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्वत श्रेणी बताना है कि जो भारत में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीर पंजाल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो कौन से भारतीय सीमा पर स्थित है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए और इस विकल्प में से सही विकल्प चुनना है और आंसर बताना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर इनके द्वारा वर्णित होते हैं। पहला है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, दूसरा है शुष्क जलवायु, और इसके बाद है यहाँ पर पांचवा यानी शीत जलवायु, और इसके साथ साथ यहाँ पर छठा है यानी उच्च भूमि। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन कौन से हैं? पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, यानी ये ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अब 72 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो आपको बताना है कि किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया कि भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जा सकता है। तो किस तरह उजागर किया जा सकता है? तो आपको इनमें से दिए गए जो पॉइंट है इनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि है। दूसरा दिया गया औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक आधार पर। तीसरा दिया गया शहरीकरण की खराब गुणवत्ता। और चौथा दिया गया शहरीकरण शहरी अपकर्ष के कारण होता है। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीनगर को। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 75 नंबर कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर दिया गया कि यथा मूल्य कर का तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि कर का यहाँ पर यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अब 77 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? आपको मुख्य बिंदु बताना है। दिए गए यहाँ पर जो पॉइंट है उनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मुख्य बिंदु है पहला यहाँ पर दिया गया है पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदू और मुसलमानों के 2 समूहों में मिलेंगी, ये पहला पॉइंट था। और इसके बाद जो पॉइंट था वो चौथा नंबर था। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर दिया गया कि विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत था। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु पहला और चौथा होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और चौथा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर की किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर यहाँ पर दिया गया कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था हड़प नीति का इस्तेमाल। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर दिया गया कि भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को खूब से खूब सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थार मरुस्थल।
भारत में जो छत्रक शैल जो पाए जाते हैं वो थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंबल घाटी की विशिष्टता है। अगला प्रश्न दिया गया है 83 नंबर की दीव एक द्वीप है। आपको बताना है कि दीव एक द्वीप है तो किससे हटकर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात से हटकर दीव एक द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम में स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ये महात्मा गांधी के जो दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर के 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे। तो 1885 में स्थापित, ये बताना है 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी WC बनर्जी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। अब 88 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्रगुप्त को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इडुक्की। इडुक्की जो है वो तटवर्ती जिला है केरल का। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर की पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाकाव्यों का अध्ययन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो आपको बताना है कि स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर की सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है उसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर बताना है कि क्या उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ यानी कब्रें। ये आपको याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर यहाँ पर दिया गया कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ पर प्रकट हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्ध के काल में। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर की कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, यही क्रमबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्य व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हुंडी का क्या तात्पर्य है ये आपको बताने हैं। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनिमय पत्र था, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो जल्दी से बताइए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर दिया गया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो कौन सा था जो कि भारत में खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा। इसी तरीके से अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताने हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रैयत गांवों में राजस्व मांग जमा को बांटने थे। ये बात सत्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इस सपोर्ट भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।